बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो कुछ सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को जो रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही, वरना कहा कुछ था, वो कुछ समझा, मुझे कुछ और कहना था। तो ये तमाम तर मामलात हैं फ़खर ज़मान के साथ, और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट की खबरें, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो फ़खर ज़मान साहब ने एक ट्वीट किया था बाबर आज़म साहब से मुतालिक, और वो आपने देखा कि वो जिस अंदाज से खबरों की जीनत बना, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा था कि साहब, मैं खिलाड़ी की हैसियत से ये बात करने जा रहा हूँ कि हम ऐसे अपने जो हीरोज़ हैं उनको नहीं निकाल सकते, या फिर जो भी ऐसी चीज़ें बता रहा है कि बाबर आज़म को साइड पे करें और उसके बाद उनकी जो बात है वो मानी गई, तो ये नहीं किया जाना चाहिए था। उनकी बातों का जो लुब्बे-लुबाब जो मफ़हूम है वो ये था कि साहब, बाबर आज़म को निकालना ठीक नहीं था टीम से जब उनको ड्रॉप किया गया आर्ज़ी तौर पर। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने तो ये बता भी दिया कि बाबर आज़म हमारा एसेट हैं, तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं। फिलहाल सिर्फ प्रेस दी गई थी बाबर आज़म साहब को। बहरहाल, फ़खर ज़मान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट होता है, और उस ट्वीट का जो मतन मैंने आपको बता दिया, उसका जो लुब्बे लुबाब था वो भी यही था कि साहब, आपने बाबर आज़म को निकाल के ठीक नहीं किया। उसके बाद पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसका ये राइट बनता है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी जब ये बात करे कि साहब देखें, ये आपने गलत किया है, यानी पीसीबी को ये कहे और पीसीबी ने उस बंदे को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, और उसके बाद पीसीबी की तरफ से उसको शोकॉज जाए कि साहब, इजहार वजूह और आप बताएं कि आपने ये क्यों किया है। तो उसके बाद फ़खर ज़मान का जवाब, और उस जवाब से फिर पीसीबी मुतमईन शायद नहीं हुआ, और पीसीबी ने एक बारीक वारदात ये डाली कि साहब, ये यानी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया। तो इसका मतलब एक वायलेशन जो कि फ़खर ज़मान की जानिब से की गई, उसका फिर उनको खुमियाजा भुगतना पड़ा। और ये फ़खर ज़मान वो खिलाड़ी हैं कि जो साया ग्रुप का एजेंट लेते हैं, और यानी उनका जो सोशल मीडिया मैनेजर है वो साया ग्रुप अरेंज करता है। साया ग्रुप कौन सा, आपको याद है? चीफ सेलेक्टर, इंजमाम उल हक, साया ग्रुप, बाबर आज़म, मोहम्मद रिजवान, फ़खर ज़मान। तो ये तमाम तर चीज़ें, पूरा स्कैंडल आया था, तहकीकाती कमेटी, सब कुछ हमारे सामने यानी इंकशाफात हुए, लेकिन उसके बाद कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई। लेकिन बहरहाल इंजमाम उल हक का वो इस्तीफ़ा आपको याद होगा, तो आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बहरहाल, अब उसके बाद फ़खर ज़मान के भाई ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा, एज एल्डर ब्रदर ऑफ फ़खर ज़मान, यानी बतौर फ़खर ज़मान के बड़े भाई होने के, वो कहते हैं, आई कन्फर्म दैट फ़खर विल नॉट बी पार्ट ऑफ साया यानी साया कॉर्प्स, यानी साया कॉरपोरेशंस। उसके बाद फ्रॉम टुडे, ये उन्होंने लिखा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब से फ़खर ज़मान साया ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे, या फिर फ़खर ज़मान ने उनसे अलहदगी इख्तियार कर ली है। इसको ऐसे समझा गया, गौहर ज़मान, ये फ़खर ज़मान के भाई का मुबैना एक्स अकाउंट जिसे कहा जा रहा है। बहरहाल, ज़राए क्या बताते हैं? ज़राए बताते हैं कि साहब, मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से फ़खर ज़मान ने कंपनी को छोड़ा है, और मुबैना तौर पर प्लेयर एजेंट ने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब नहीं किया। यानी कि मुनासिब वक्त क्या हो सकता था? यानी अब सीरीज चल रही है, बाबर को निकाल दिया है, उसके बाद आप ये कर रहे हैं, और उतने में जब चीज़ें पीक पर थीं तो साहब को आ गया शोकॉस। तो फिर ये तो जाहिर है, वक्त कुछ भी नहीं होता। अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहना है तो फिर आपने चुप करके रहना होता है, नहीं तो फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से अलग होकर बात करें। तो जैसे बाकी खिलाड़ी कर रहे हैं, अहमद शहजाद कर रहे हैं, उसके अलावा बाकी खिलाड़ी उमर अकमल हैं, तो वो बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप होते हैं ना, तो आप वो बात नहीं कर पाएंगे। बहरहाल, जरा ये भी कहते हैं कि फ़खर ज़मान के करीबी लोगों को शक है। अब शक देखें, क्या बाबर आज़म को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है जो साया ने किया या करवाया गया है साया से? तो ज़राए ये बताते हैं कि फ़खर ज़मान के करीबी लोगों को ये शक है कि एक और क्रिकेटर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए
यानी किसको फायदा पहुंचाने के लिए? बाबर आजम को फायदा पहुंचाने के लिए मुबैना तौर पर और पोस्ट की गई, और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से फखर जमान मुश्किल में फंस गए। तो अब तो जाहिर है मुश्किल में फंसेंगे जब आप इतना वोकल होके आगे आएंगे जो काम आपका नहीं है। यानी ये काम किसी मीडिया मैनेजर का है, ये काम किसी ऐसे बंदे का है जो गैर सरकारी बंदा हो, या तो फिर आप अपनी जो लिबर्टीज हैं वो पीसीबी से लें और कहें कि साहब हम खुल के बात करेंगे। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, उसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने बाकायदा इख्तियार भी दिया होता है बोलने का। जब आप बोलते हैं तो यानी आप बोले जाएं जितनी आपकी मर्जी है, लेकिन कोई खिलाफ वर्जी, कोई वायलेशन ना करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप जानते हैं, और फखर जमान साहब को ये खुमियाजा भुगतना पड़ा है। बहरहाल क्या फखर जमान इससे पहले ये वाकिफ नहीं थे कि अगर मैं ये करूंगा तो ये मेरे लिए नुकसान का बायस बनेगा? मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। और उसके अलावा क्या फखर जमान को के इल्म में ये चीज़ नहीं थी? इल्म चीज़ थी तो उसके बाद उन्होंने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया, उसमें ये चीज़ क्यों नहीं लिखी? एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है कि जब आपको ये अंदाज़ा था कि आपने नहीं किया, आपके ही एक यानी पीआर मैनेजर ने कर लिया हो, सोशल मीडिया मैनेजर ने कर लिया हो, तो क्या आप इस चीज़ से वाकिफ थे ना कि उसने किया है? तो फिर आप शो कॉज नोटिस में बताएं ना, फिर आप उसको ऑन ना करें। ये एक चीज़ हो सकती है। बहरहाल अब उसके बाद एक और चीज़ सामने आई है, जियो न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि अब क्रिकेटर के करीबी जराये कहते हैं कि फखर जमान ने प्लेयर एजेंट तब्दील नहीं किया है। यानी खबरों को दबाने के लिए एक अच्छी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन ये चीज़ आपके सामने, मेरे सामने, उनके भाई के मुबैना एक्स अकाउंट से ट्वीट भी डिलीट कर दी गई है। तो आप यानी ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, जो चीज़ें हैं हाईलाइटेड उनको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम, अगर आप इस मिशन पर हैं कि यार हम सब कंट्रोल कर लेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। गौहर जमान के नाम से एक्स अकाउंट पर फखर जमान के प्लेयर एजेंट से लाताल्लुकी की ट्वीट की गई थी। इससे पहले माजी में शाहीन आफरीदी की प्लेयर एजेंट तब्दील करने की अफवाहें भी गर्दिश कर रही थीं। तो देखें ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों में फ़खर का, मुझे लगता है कि फ़खर की गलती है, और एडमिट करे बंदा और उसके बाद अपॉलॉजी करे, पब्लिक अपॉलॉजी, उसके बाद आपकी जान छूट सकती है। वगरना ये आपके करियर को बहुत ठेस पहुंच सकती है आपके इन इक़दामात की वजह से। उसके अलावा क्या फ़खर जमान रिटायरमेंट ले लेंगे? मेरा ख्याल है बहुत अर्ली होगा कि फ़खर जमान रिटायर पर गौर करें। वो आ सकते हैं वापस, अगर वो फॉर्म में होंगे तो जाहिर है उनको टीम में जगह मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है मिलेगी। अगर अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं डोमेस्टिक में, या फिर पाकिस्तान की एक पाकिस्तान सुपर लीग है तो उसमें भी फिर फ़खर जमान के पास चांस होता है। फ़खर जमान अच्छा खेलते हैं उसमें। अब आ जाते हैं रमीज़ राजा वाले मामले पर। रमीज़ राजा साहब ने एक सवाल किया था शान मसूद साहब से, और रमीज़ राजा कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा तो है नहीं। रमीज़ राजा तो उस ब्रॉडकास्टिंग टीम का हिस्सा है जो कमेंट्री पैनल में होती है, जिसमें रमीज़ राजा भी हैं, जिसमें आपको दीगर नाम भी मिलेंगे। तो रमीज़ राजा से मुतालिक एक कंट्रोवर्सी आई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रमीज़ राजा से बनती नहीं है, यानी मोहसिन नकवी का बोर्ड और रमीज़ राजा। तो आप देखें मोहसिन नकवी और रमीज़ राजा तो एक दूसरे के रकीब। और उसके बाद जब शान मसूद से उन्होंने सवालात पूछे, जो कि मेरा ख्याल है तज़ीक आमेज़ सवालात नहीं थे, लेकिन अल्फाज इससे बहुत बेहतर इस्तेमाल हो सकते थे। लेकिन रमीज़ राजा ने जो बात कही उसको शान मसूद ने उस मौके पर ही इंजॉय किया। ऐसा नहीं था कि यार वो ये कह रहे हैं कि साहब नहीं मुझे बहुत बुरा लगा। और परफॉर्मेंस भी तो आप देखें ना, 6 से 6 मैचेस, 6 के 6 मैचेस आपने यानी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया। उसके बाद अगर कोई आपको ये कहे कि आपको इतनी मेहनत करनी पड़ी 6 मैचेस हारने के लिए, तो अजराहे मजाक एक बात कर दी। उसके बाद इतना ढंडोरा पीटा गया, इतना ढंडोरा पीटा गया, वो आमिर सामने आ गए। तो उन्होंने कहा कि साहब देखें आप ये हैं, आप चचोरी हरकत कर रहे हैं, आप तो छोटी हरकत कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं। तो जो हरकत मोहम्मद आमिर ने की थी ना, इससे यानी उस हरकत से तो यानी इस हरकत को तो आप यानी मुल्क बेचा था, मुल्क को बदनाम किया था, उससे तो ये छोटी हरकत है ना, कई गुना, कई हजार गुना छोटी हरकत है। वहां मुल्क नहीं बेचा कम से कम रमीज़ राजा ने, ये बात माननी पड़ेगी। पाकिस्तान को बहुत बड़े इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया है।
बहरहाल उन्होंने वजाहत जारी कर दी है और अपने व्लॉग में वजाहत देते हुए रमीज राजा ये बताते हैं कि मेरा मतलब शान मसूद को नीचा दिखाना हरगिज नहीं था, जो कि होना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। जाहिर है इतने बड़े कद काट वाला खिलाड़ी या कमेंटेटर ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकता। बहरहाल खिलाड़ियों से सवाल करना मेरा हक है। पाकिस्तान की कामयाबी से सबको इज्जत मिलेगी, पाकिस्तान प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर शान मसूद को कुछ बोल दिया तो भाई आप परफॉर्मेंस देखें शान मसूद की, किस बिना पर, किस बुनियाद पर आपने उसको कप्तान बनाया है। यानी आए जा रहा है, या कोई एक हिकमत अमली होती है, स्ट्रेटेजी होती है, कप्तानी मिसिंग है सब कुछ। और 6 के 6 टेस्ट मैचेस जब बंदा हार जाए उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि साहब उसको कुछ कहें ना, आपकी मर्जी है। बहरहाल रमीज राजा ये भी बताते हैं कि किसी ने मुकम्मल इंटरव्यू नहीं देखा तो मैं बात नहीं करूंगा। मेरा सवाल था कि 6 मैचेस हारने के बाद अफरा तफरी थी। मैंने शान मसूद से पूछा कि शिकस्त के बाद कैसे सब्र तहम्मुल पैदा किया। शान मसूद मेरे बेटे की उम्र के हैं, उनसे बैटिंग से मुताल्लिक बात होती रहती थी। क्योंकि अच्छी बात है, रमीज राजा एक अच्छे बैट्समैन थे, पाकिस्तान की तरफ से। रमीज राजा ये भी कहते हैं कि शान मसूद का लेग की तरफ शॉट खेलते हुए मसला है, जिस पर सवाल किया। एक जीत के बाद हम भूल जाते हैं कि बहुत मंजिलें तय करनी बाकी हैं। पाकिस्तान 6 टेस्ट मैचेस हारा तो मैंने नहीं कहा कि शान मसूद को हटा दें। अच्छी बात है जब उस बंदे ने ये कहा ही नहीं है, लेकिन पूरी की पूरी कौम इस वक्त रमीज राजा के पीछे पड़ी हुई है। वो कह रहे हैं कि साहब आमिर तो छा गया, आमिर ने तो यानी पता नहीं क्या कर डाला है, ऐसा कुछ किया भी नहीं है उन्होंने। तो हम बजाय इसके कि जिन्होंने हमारे मुल्क को बहुत अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट किया है उनकी इज्जत करें, हम उन लोगों पर एतबार या भरोसा या हिंदी में कहना विश्वास करना शुरू कर देते हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारा मुल्क बेचा है और उसके अलावा हमें तकलीफ पहुंचाई है बहैसियत कौम। तो हमें कम से कम वो चीजें देखनी चाहिए। शान मसूद क्या कप्तानी की है, 6 के 6 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम हार गई है और उसके बाद वापसी हुई है, वो भी बाबर आजम को निकालने के बाद। वापसी हुई है। अब हम पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, लेकिन खैर वो ये कहते हैं सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं देता, मुझ पर दबाव रखने के लिए सियासत की जाती है। जो लोग क्रिकेट नहीं खेले वो क्रिकेट पर बात करते हैं। ऐसा लगता है पाकिस्तान क्रिकेट जिंदा ही सोशल मीडिया पर है। और ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सोशल मीडिया पर किसी को जाली किंग भी बनाया जाता है, जैसा बाबर आजम साहब को बनाया गया। उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस रही वो मायूस कुन है, अफसोसनाक है, शर्मनाक है कि उन्होंने लॉबीज बनाई होती थी अपने लिए और इतने इनसिक्योर हो गए थे खिलाड़ियों से कि दूसरों को परफॉर्म ही नहीं करने देते थे। टीम में जगह तो बहुत दूर की बात है। और उसके अलावा आप ये भी देखें ना कि बाबर और रिजवान आ जाते थे ओपनिंग पे, और बाबर की जो परफॉर्मेंस है देख ले आप, T20 में अच्छी परफॉर्मेंस आपकी हो सकती थी, इससे बहुत बेहतर हो सकती थी। जैसे स्ट्राइक रेट के साथ आप खेलें, आप बाकी खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट देख लें, आप विराट कोहली का देख लें, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव का देख लें, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका देख लें। लेकिन खैर बाबर साहब ने जो कुछ किया, उसके बाद कामरान गुलाम उनकी जगह पर आए। डेब्यू टेस्ट मैच सेंचुरी उसने स्कोर की और ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है। ये नहीं कि बाबर आजम को निकालना, ये कि एक बंदा जिसने डेब्यू में अपनी ही सरजमीन पर सेंचुरी की। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।